हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों का हमेशा से डिमांड रहा है कि सर साइंस पर ज़्यादा फोकस किया जाए और साइंस में भी बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया जाए, यानी कि जीव विज्ञान पर। तो देखिए, आज का जो सेशन है आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी के यानी कि साइंस में बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न अब तक बिहार पुलिस में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का ही होता है, यानी कि बायोलॉजी के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जब आप इस सेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी में किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन पूरा देख लीजिएगा तो इसको किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। देखिए, यहाँ पर जो है लिखा मिल जाएगा आपको कि प्रश्न किस वर्ष बिहार पुलिस में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस 21/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यानपूर्वक आप ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एड्स HIV नामक वायरस से होता है। एड्स जो होता है ये HIV यानी कि HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है और यह एक तरह का विषाणु है, हिंदी में कहें तो विषाणु है। ठीक है, एड्स HIV नामक विषाणु से होता है। यह विषाणु मुख्यतः शरीर को बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद टी सेल, जिसको कि टी कोशिका कहेंगे, टी सेल्स और मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट करता है। और कुछ वर्षों के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है कि शरीर आम रोगों की जीवाणु से अपना बचाव नहीं कर पाता है और तरह तरह के इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टी लसिकानुओं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, तो आपको अंग्रेजी में भी कहीं लिखा मिल जाएगा टी सेल्स या टी लसिकानु, याद रखिएगा आप। ठीक है, अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बनता है प्रश्न। तो एड्स का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स किसके कारण से होता है, तो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको जानना है कि ये जो 5 जगत वर्गीकरण है यह दिया किसने था। तो देखिए, सन 1969 में 1969 में RH विटेकर, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, RH विटेकर, याद रखिएगा। RH विटेकर ने जो है 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित किया था और इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगत हैं उनका नाम याद रखेंगे। ये 5 जगत में कौन कौन आता है, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का आधार जो है कोशिका संरचना, जिसमें कि कोशिका भित्ति और केंद्रक झिल्ली आते हैं। उसके बाद भौतिक संगठन, जिसमें कि क्या आएगा, जिसमें आएगा आपका काय संरचना, जिसमें काय संरचना आएगा। ठीक है, उसके बाद पोषण की विधि, प्रजनन की विधि, ये आते हैं। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि, याद रखिएगा। ये 5 जगत वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, उसके बाद देखिए पोषण की विधि दिया गया है, प्रजनन की विधि भी याद रखेंगे और काय संरचना भी याद रखिएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। यह एक मादा लिंग हार्मोन है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, आजकल एक नया प्रश्न बन रहा है कि आर्तव चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है। आर्तव चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है, तो यह हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ही है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रिसेंटली आजकल प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वंशानुगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो है यह प्रस्तुत किसने किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये किया था किसने, तो सर्टन एम बोवेरी ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार पुलिस के 21/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। मेंडल को क्या कहा जाता है, इनको आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। और डिब्रिज जो है, ह्यूगो डिब्रिज, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए 5 नंबर है कि तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिका कौन सी है इसमें से, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं हैं। देखिए मैं आपके लिए फ्रेंड्स लगातार मेहनत करता हूं और आपसे कोई भी मैं चार्ज डिमांड नहीं करता हूं। मैं आपसे यही आशा रखता हूं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। किसी भी ग्रुप में शेयर करिए। देखिए लाइक करने और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसा है कि मेरा प्रयास है इस बार कि मैं अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवा दूं, ताकि ये जो वैकेंसी आई हुई है इतनी बड़ी संख्या में, इस बार आप इस अवसर को जाने मत दीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और सपोर्ट करने का एक ही तरीका आपके पास, आप वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। बताइए तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिका जो है यह कौन सी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये द्वितीयक जाइलम है। देखिए फ्रेंड्स पादप जगत से, ठीक है, पादप जगत से बड़ा ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो पादप जगत से आप देख सकते हैं कितना प्रश्न पूछा गया है, तो आप तैयार कर लीजिएगा उनको एक बार। अब देखिए केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है। केल्विन चक्र को एक और नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगर दे दिया जाए आपसे कि केल्विन बेंसन चक्र, केल्विन बेंसन चक्र, ठीक है, तो भी आप याद रखेंगे। केल्विन चक्र पूछे, केल्विन बेंसन चक्र पूछे, या फिर आपसे अगर पूछ ले C3 चक्र, C3 चक्र, केल्विन चक्र और केल्विन बेंसन चक्र, ये एक ही है। ठीक है, पूछा गया कि केल्विन चक्र में CO2 की प्राथमिक ग्राही कौन सा है, तो इसमें जो प्राथमिक ग्राही है ये आपका कौन सा है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RUBP याद रखिएगा। ठीक है, ये केल्विन चक्र, C3 चक्र या केल्विन बेंसन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है। उसके बाद एक है C4 चक्र। ठीक है, C4 चक्र याद रखिएगा। C4 चक्र को हम लोग कहते हैं हैच और स्लैक चक्र, इसको कहा जाता है हैच और स्लैक चक्र। ठीक है, याद रखिएगा हैच और स्लैक चक्र इसको कहा जाता है। और C4 चक्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन होता है, तो C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही जो होगा ये आपका PEP होता है। ठीक है, C3 में आपका RUBP होगा और C4 में होगा आपका PEP, याद रखिएगा। अच्छा C4 का जो C4 चक्र है इसका पहला यौगिक कौन है, तो इसका पहला यौगिक OAA है। क्लियर है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको पता है विटामिन C का रासायनिक नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन C की कमी से ही स्कर्वी होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्लैथेमिया नामक रोग होता है, जीरोप्लैथेमिया नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है बताएंगे आप कमेंट करके। ठीक है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। और विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, हड्डी संबंधी इससे बीमारी होती है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। चलिए मैं बता देता हूँ। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए यह जो जीवाणु है यह कौन सा जीवाणु है, राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए देखिए मेढक के हृदय जो होते हैं ये 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष का, 3 कक्ष का होता है। ठीक है, जिसमें से 2 कक्ष ऊपर की ओर होता है। 2 कक्ष जो होता है ये ऊपर की तरफ होता है और 1 कक्ष नीचे की तरफ होता है। 1 कक्ष जो होता है ये नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ऊपर वाले कक्ष को आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले कक्ष को निलय कहा जाता है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको है,
और यहाँ पर बाकी देख लीजिएगा 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। हृदय में 3 कक्ष, मैंने बताया था 3 कक्ष होता है। इसमें 2 आलिंद होता है जो ऊपर की तरफ होता है और एक निलय होता है जो नीचे की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितने प्रश्न आपके कवर हो गए। पूछेगा कि मेढक का जो हृदय होता है ये कितने कक्ष का होता है, तो 3 कक्ष का होता है। ठीक है, इसमें 2 आलिंद होते हैं, एक निलय होते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पी है? ठीक है, अपुष्पी, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, पहले आप आंसर जान लीजिए। ये जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। देखिए टेरिडोफाइटा जो है इसमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है और इसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो पादपों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। एक थैलोफाइटा है, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ थैलोफाइटा, आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक ब्रायोफाइटा है, ठीक है, एक ब्रायोफाइटा है। और तीसरा जो है ये ट्रैकियोफाइटा है। कौन सा है? ट्रैकियोफाइटा है। इसी ट्रैकियोफाइटा में जो है, इसी ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। इसी ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा जो अभी मैंने बताया था, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी जिसको कि जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और एक आवृत बीजी जिसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और एक अनावृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ये आते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इसमें संवहनी उत्तक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये टेरिडोफाइटा है जो ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आता है, इसमें संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबियन यानी कि उभयचर कहा जाता है। ठीक है, इसमें संवहनी उत्तक नहीं होता है जैसे मैंने आपको बताया है। और थैलोफाइटा में शैवाल, कवक, जीवाणु आते हैं और इसमें भी संवहनी उत्तक नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाते चलूँ ताकि आपका और भी प्रश्न क्लियर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? देखिए बिहार पुलिस 14/3/2021 को प्रश्न पूछा गया है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा ये एडिसन रोग जो है ना, यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग नहीं है। एडिसन जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित रोग है। एडिसन जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि के से संबंधित रोग है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि का जो एड्रिनल हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन के कम स्रावन से, अल्प स्रावन से यह एडिसन रोग होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, क्या कहलाता है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए एक जो है जिसमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित होता है, ठीक है, उपस्थित होता है, और एक है अनुपस्थित होता है। जिसमें अनुपस्थित होता है वो क्या है? तो फ्रेंड्स वह जो है यह आपका एसेंट्रिक है, और जिसमें उपस्थित होता है ये चार प्रकार के हैं। एक मेटासेंट्रिक है, एक एक्रोसेंट्रिक है, एक टेलोसेंट्रिक है, और चौथा भी नाम याद रखेंगे, चौथा नाम जो है ये आपका टीलोसेंट्रिक है। ठीक है, एक टेलो हो गया, उसके बाद एक मेटा हो गया, एक एक्रो हो गया, ठीक है, और एक सब मेटा हो गया। ध्यान रखेंगे, सब मेटा, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एकोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ए सेंट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है। ठीक है, गुणसूत्र बिंदु अंग्रेजी में इसको सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि अंग्रेजी वालों को भी थोड़ा समझ में आ जाए, सेंट्रोमियर इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। बताइए शरीर में पानी की कमी से होने वाला जो स्थिति है यह आपका क्या है? तो यह निर्जलीकरण है। उसके बाद करेंगे कि लाल किताब आंकड़े, जिसको अंग्रेजी में रेड बुक डाटा कहा जाता है, या रेड डाटा बुक कहिए, यह कौन उपलब्ध करवाती है? तो यह एक संस्था है जिसका नाम है IUCN। ठीक है, IUCN जो है यह जारी करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसमें जो है विलुप्त प्राय पादप और जंतुओं जो है इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए टमाटर का रंग लाल होता है।
टमाटर का रंग लाल जो होता है ये होता है लाइकोपिन के कारण, ठीक है। अच्छा, एंथोसाइनिन के कारण प्याज का रंग लाल होता है, अनार का रंग लाल होता है, सेब का रंग लाल होता है। बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है, ठीक है। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। देखिए, कॉर्क जो है ये सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है। सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है कॉर्क, याद रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिएगा, कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसमें से जो है कौन सा नहीं होगा, मलेरिया होगा, डेंगू भी होगा, चिकनगुनिया भी होगा। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, ये दोनों। और मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इबोला हेमोरेजिक बुखार जो है ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसका जो संक्रमण होता है, यानी कि इसका जो वाहक होता है ये फ्रूट बैट होता है, ठीक है, जिसको कि फल खाने वाला चमगादड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं और बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो ये परितारिका है, ठीक है, परितारिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइरिस है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं, बताइए फटाफट। 206 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है, केंद्रक के, ठीक है, केंद्रक के, बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए इयोसिन दिया गया, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इयोसिन के बारे में पहले जान लीजिए। देखिए, इसका उपयोग जो है इयोसिन का कोशिका द्रव, लाल रक्त कोशिका, कोलेजन, यहाँ मैं लिखता हूँ कोलेजन, ठीक है, लाल रक्त कोशिका, उसके बाद कोलेजन और पेशी तंतु को अभिरंजित करने में किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका द्रव के अभिरंजन में उपयोग किया जाता है तो कोशिका द्रव के अभिरंजन में इयोसिन का, ठीक है। कोलेजन के अभिरंजन में इस्तेमाल होता है तो इयोसिन का, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ केंद्रक पूछा गया है तो केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम जो है, इसका नाम क्या है, हेमेटोऑक्सिलिन है। ऐसे इसको लिखा जाता है अंग्रेजी में, यहाँ मैं लिखता हूँ HAMETOXILIN। अब यहाँ पर देखिए इसको हेमेटोजाइलिन भी यहाँ पढ़ सकते हैं आप, देखिए XYLIN है, जाइलिन भी है, और कहीं कहीं इसको हेमेटोऑक्सिलिन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हेमेटोऑक्सिलिन लिखे या हेमेटोजाइलिन लिखे, ठीक है। ये केंद्रक के अभिरंजन में उपयोग होने वाला अभिरंजन है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि पर्णाभ स्तंभ का उदाहरण है। पर्णाभ स्तंभ का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसमें से नागफनी हो जाएगा, ठीक है। जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है, तो जीन अभियांत्रिकी में जीन का जो है मैनिपुलेशन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, खाली स्थान दिया गया, कोशिका में डीएनए होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, केंद्रक में डीएनए होता है। चलिए, जीव कृमि या एकॉर्न वर्म, ठीक है, किसका साधारण भाषा में नाम है, तो यह किसका नाम है। तो फ्रेंड्स, यह नाम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलेनोग्लोसस का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि चीरो, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से 3-4 प्रश्न मैं आपका कवर करवाऊंगा। देखिए, चीरो पेटेरोफिली, ठीक है, चीरो पेटेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा होता है। तो देखिए, जब चमगादड़ के द्वारा जो है, चमगादड़ के द्वारा फूलों का परागण होता है उसको कहा जाता है चीरोपेट्रोफिली, ठीक है, ये चमगादड़ हो जाएगा। कीटों के द्वारा अगर परागण होगा इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे एंटोमोफिली। इसको क्या कहेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे, ठीक है, एंटोमोफिली कहेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा आप, क्लियर। चलिए, उसके बाद अगर पक्षी के द्वारा हो उसको क्या कहेंगे, तो पक्षी के द्वारा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे ऑर्निथोफिली। उसको क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली, उसको क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे, ठीक है। हवा के द्वारा होगा उसको क्या कहेंगे, तो हवा के द्वारा होगा इसको एनेमोफिली कहेंगे, एनेमोफिली, ठीक है, एनेमोफिली कहेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद जल के द्वारा हो तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे, जल के द्वारा होगा तो इसको हाइड्रोफिली कहेंगे। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है यह दिया था किसने, तो चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक आपको याद है ना, डार्विन की है। देखिए, प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क में कौन से अनेक निस्पंदन
एकक उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वृकाणु हैं, ठीक है, वृकाणु राइट आंसर हो जाएगा। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। राइबोसोम को जो है बताइए क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कुछ न्यूक्लिक अम्ल जो हैं ये एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स वे कहलाते हैं राइबोजाइम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि एक मानव युग्मनज होता है। देखिए याद रखिएगा, एक मानव युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित होता है, ठीक है। कैसा होता है? यह द्विगुणित होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉर्पोरेरा, यहाँ पर देखिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है यह कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ध्यान से सुनिए, देखिए मध्य मस्तिष्क जो है, मध्य मस्तिष्क हमारा यह 4 पिंड से बना होता है। इन पिंडों को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ऊपर की ओर 2 पिंड होता है और नीचे की ओर 2 पिंड होता है, ठीक है। क्योंकि 4 पिंड से यह बना होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। ऊपर की ओर जो 2 पिंड होता है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग टेक्टम कहते हैं। और नीचे की ओर जो पिंड होता है उसको हम लोग कहते हैं टेंगमेंटम, ठीक है, इसको टेंगमेंटम कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए टेक्टम जो होता है ना, टेक्टम देखने के लिए उत्तरदायी होता है और टेंगमेंटम जो होता है यह सुनने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सभी भी आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका मस्तिष्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए पत्तियों के रंग द्वारा जल क्षति क्या कहलाती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह जो कहलाती है यह वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? यह कहलाती है वाष्प उत्सर्जन, ठीक है। देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन OPV किस वैज्ञानिक ने खोज किया था? अच्छा सिंपल अगर पूछता कि पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था तो ये जोनास साल्क हो जाता। ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किया था अल्बर्ट सैबिन ने। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का खोज किया था और इनको प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने जो है इन्होंने चेचक के टीके का भी खोज किया था। लुई पास्टर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। यहाँ पर देखिए सही क्रम आपको चुनना है। देख सकते हैं बिहार फॉरेस्टर के एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है 2020 में जो फॉरेस्टर का पेपर हुआ था। बताइए तो देखिए कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, उत्तकों के समूह को अंग कहा जाता है और अंग मिलकर के एक अंग प्रणाली बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये बिल्कुल क्रम सही दिया गया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि उत्तक संवर्धन में खाली स्थान दिया गया है को विट्रो में उगा करके विषाणु मुक्त पादप तैयार किया जाता है। उत्तक संवर्धन में जो है विभाज्योत्तक को, ठीक है, विभाज्योत्तक को विट्रो में उगा करके विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक जो होता है यह आपका साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया, इसको नीलहरित शैवाल कहा जाता है। नीलहरित शैवाल इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा नीलहरित शैवाल। अगला प्रश्न है कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है? पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा है? चलिए बताइए उत्तरदायी उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए। तो फ्रेंड्स यह जो है यह कौन है? तो यह कैम्बियम है, ठीक है। यह कौन है? तो यह कैम्बियम है, याद रखिएगा कैम्बियम। इसको हम लोग एधा बोलते हैं हिंदी में। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? बिहार फॉरेस्टर में ही यह प्रश्न पूछा गया है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि यह ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संग्रहित किया जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य करके अनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये मटर के पौधे पर। किस पर किया था? तो मटर के पौधे पर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ। देखिए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? 2 ऑप्शन यहाँ पर हो गया, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पर है। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिर से देख लीजिए, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहा जाता है, या फिर आप कह लीजिए इसको फ्लोरिकल्चर, या कह लीजिए फ्लोरिकल्चर, एक ही चीज़ है। देखिए फ्लोरिकल्चर ऑप्शन डी में दिया गया था, ठीक है। पोमोलॉजी ये फलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरिकल्चर ऑप्शन डी में दिया गया है।
एड्स एक डैश जनित रोग है, सिंपल सा विषाणु वायरस जनित रोग है। कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? इसमें से पीड़ाहारी जो है ये कौन सा है? तो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिसिन, पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। नवलजीन जो है इसमें से नवलजीन, यह एक पीड़ाहारी है। नवलजीन राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है इसमें से? इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए। तो फ्रेंड्स यह हिरन जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किस कोशिका में अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति जो है यह किस में अनुपस्थित होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि नील हरित शैवाल है। तो नील हरित शैवाल जो है फ्रेंड्स यह क्या है? तो यह स्वपोषी है। ठीक है, स्वपोषी है नील हरित शैवाल, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नील हरित शैवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन के है। सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन के। देखिए कोशिकीय पूर्ण सख्तता, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? कोशिकीय पूर्ण, सेलुलर टोटोपोटेंसी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सेलुलर टोटोपोटेंसी। जो अंग्रेजी वाले हैं थोड़ा सा अंग्रेजी में समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो ये जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम क्या है? तो हैबरलैंड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो एक अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है और जीवाणु का नाम याद रखिएगा। अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीवाणु दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी घटक इसमें से कौन सा नहीं है? फटाफट बता दीजिए। तो ये अपघटक जो है स्वपोषी नहीं है, बाकी हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। नील हरित शैवाल अभी मैंने आपको बताया भी था, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ये भी बनाते हैं। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? भाई बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये वर्तिकाग्र या वर्तिका से। ठीक है, कॉफी पुष्प के कॉफी जो होता है ये बीज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कॉफी बीज से प्राप्त होता है। लौंग जो है या लौंग पुष्प के कली से प्राप्त होता है, लौंग पुष्प कली से। कहीं कहीं आपको शुष्क पुष्प कली मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लौंग। उसके बाद देखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट में केंचुआ। ठीक है, केंचुआ राइट आंसर हो जाएगा इसका। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे हम लोग पीसीआर कहते हैं, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, इसको विकसित किसने किया था? देखिए 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इसका खोज किया था किसने? तो कैरी मुलिस ने। किसने किया था? कैरी मुलिस ने। नाम याद रखिएगा इसका। वंशानुगत के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स यह जो प्रस्तुत किया था इनका नाम क्या है? तो सटन और बोवेरी हैं। ठीक है, सटन और बोवेरी मैंने आपको करा भी दिया है। ठीक है, सटन और बोवेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सटन और बोवेरी हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद आपको याद है ना कि वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? तो डीएनए के द्विकुंडलित संरचना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अच्छा डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज किसने किया था? बताएंगे आप क्या? डीएनए का खोज किसने किया था? चलिए आप कमेंट करके मुझे बताइए, तब तक मैं आगे आपको बता दूंगा। पहले आप कमेंट करके बता दीजिए, आगे मैं आपको बता दूंगा कि डीएनए का खोज किसने किया था। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बताइए कमेंट करके। तो ये एपीकल्चर है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। ठीक है, चलिए बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेन संपुट जो है यह किस तंत्र का भाग है? चलिए देखिए डीएनए का खोज जो है ये किसने किया था? मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था। किसने किया था? तो फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने नहीं किया था, ये क्या था? फ्रेडरिक मिस्सर ने, याद रखिएगा इनका नाम। चलिए बोमेन संपुट जो है यह किसका भाग है? बोमेन संपुट जो है यह वृक्क नलिका का हिस्सा है। और वृक्क नलिका जो है, वृक्क नलिका, वृक्क जो है ये उत्सर्जन तंत्र का अंग भाग है। तो ये उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? जरा ध्यान से मेरे भाई, नहीं तो आप फटाफट सिनकोना पर मार दीजिएगा। चलिए बताइएगा कौन सा इसमें से नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक्टीरिया रोधी पूछा गया है और सिनकोना जो कि मलेरिया जो है इसकी छाल से कुनैन सिनकोना, इससे मलेरिया रोधी दवा बनती है। तो आपको पता है ना, मलेरिया एक परजीवी रोग है, बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सिनकोना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सिनकोना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से कहेंगे किसको दुग्ध शर्करा? तो फ्रेंड्स ये लैक्टोज है, ठीक है। चलिए नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से देखिए नर प्रजनन तंत्र पूछा गया है, तो केवल मतलब पुरुषों में पाया जाने वाला जो होना चाहिए। तो इसमें से देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। बाकी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए शुक्राणु है, ये पुरुष में पाया जाता है, ये महिला में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये महिला में पाया जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये पुरुष में पाया जाता है, ये महिला में पाया जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। देखिए उसी तरह का प्रश्न जो है फिर से पूछ लिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न बनते हैं बिहार पुलिस में। तो वृषण जो है ये पुरुष प्रजनन तंत्र का है या मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा जंतु चीर डिम्बता दर्शाता है? चीर डिम्बता कौन सा जीव दर्शाता है? तो यह जीव जो है ये फ्राइनोसम है, ठीक है, फ्राइनोसोम। नेक्स्ट है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में। किसमें? टाइफाइड में किया जाता है। आपको पता है टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी की जांच, संक्रमण की जांच के लिए। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल यानी कि अपस्थानिक जड़ पाई जाती है? अपस्थानिक जड़ किस में पाई जाती है? देखिए एक मुसला जड़ है और एक अपस्थानिक जड़ है। मुसला जड़ जो होता है, इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर विकसित होकर के मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं। मुसला जड़ में क्या होता है? मूलांकुर विकसित होकर के, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ मूलांकुर विकसित होकर के जो है मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं। और अपस्थानिक में क्या होता है? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होकर के जड़ का निर्माण होता है। बरगद पर आप देखते हैं ना कि जड़ जो है ऊपर से भी टहनी से भी लटका रहता है, इसीलिए बरगद जो है ये अपस्थानिक जड़ है, ठीक है। बरगद, अमर बेल याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा कि पक्षियों में तेल अथवा पीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पक्षियों में तेल अथवा पीन ग्रंथि जो होती है यह होती है पूंछ के आधार भाग पर। वह पादप जिसमें बीज फूलों के भीतर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? फूलों के भीतर होते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। क्लियर है। और जिनके बीज जो होते हैं पुष्प और बीज ये टहनियों वगैरह पर होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, यानी कि अनावृत बीजी इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह आलू है, रूपांतरित तना। चलिए उसके बाद देखिए अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका होगा कम होगा, ठीक है। अंतःश्वसन तभी होगा जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होगा, ठीक है। चलिए ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा के बारे में मैंने आपको बताया भी है। इसको पादप जगत का एम्फीबियन यानी कि उभयचर कहा जाता है। इसमें संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइटो एक ब्रायोफाइटा है, इसका नाम आप याद रखेंगे मर्केंसिया। मर्केंसिया पढ़िए या मर्चेंटिया पढ़ लीजिए, ठीक है। यह एक ब्रायोफाइटा है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि इनमें से ब्रायोफाइटा कौन सा है और ऑप्शन में मर्केंसिया दे दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा यह नम और छायादार आवासों में जो है सामान्यतः पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि जैव पुष्टिकरण खाली स्थान दिया गया के लिए पादप प्रजनन है। जैव पुष्टिकरण जो है यह रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता और उन्नत खाद्य श्रृंखला उपरोक्त सभी के लिए एक पादप प्रजनन है। चलो उसके बाद देखिए अम्लीय जठर रस जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स यह अमाशय के द्वारा
स्रावित होता है। मूली एक रूपांतरित क्या है? मूली एक रूपांतरित जड़ है, ठीक है। आलू तना है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो इसमें से विषाणु से जो होगा वो आपका एड्स तो मैंने बता ही दिया आपको, विषाणु से होता है, ठीक है। बाकी ये जीवाणु से होते हैं जितने भी दिए गए हैं। निम्न में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फटाफट बता दीजिए। वायु जो है, वायु, पवन, उसके बाद अगर बात करें सौर, ठीक है, ये सारे अपारंपरिक यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। बाकी पेट्रोल, तेल, कोयला ये सब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए, निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है? दो ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी दो ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। चलिए आप बताइए, राइट आंसर यहाँ से ही है दोनों ऑप्शन में से। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गौरैया, ठीक है, गौरैया हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जल में, पानी वगैरह में जो, उसमें मछलियाँ जो हैं एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश करती हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? तो इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, आनुवंशिकी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आलू का कंद एक रूपांतरित, देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, तो यह एक तना है। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकी का जनक माना जाता है किसको? तो कैरोलस लीनियस को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका जाति हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि रक्त का हृदय की ओर यहाँ बना लीजिए, हृदय की और विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है? तो फ्रेंड्स यह जो होती है, यह होती है सीरा में, ठीक है। चलिए, सीरा में अशुद्ध रक्त होता है और धमनी में शुद्ध रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन जनित रक्त होता है किसमें? यह सीरा में नहीं, धमनी में होता है, ऑक्सीजन रहित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है? तो ये होता है आपका पृष्ठधारी। उसके बाद देखिए, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है खाद्य श्रृंखला, ठीक है, इसको खाद्य श्रृंखला कहेंगे। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जो है फ्रेंड्स, यह जीन है। डीऑक्सीजनित रुधिर, डीऑक्सीजनित, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, शरीर में किस में आता है? तो फ्रेंड्स यह जो आता है, यह किस में आता है? यह आता है दायां नीला में। प्रारंभिक खाद्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो प्रारंभिक खाद्य जो है इसमें से दूध नहीं है, ठीक है। दूध जो है यह किसका घटिया स्रोत होता है? आपने 1000 दफ़ा पढ़ा होगा, जरा आंसर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। टीका रोग किससे संबंधित है? टीका रोग जो होता है ये मूंगफली में होता है। उसके बाद देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? मैंने अभी 1000 बार बता दिया, विटामिन सी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, थायमीन, ठीक है, और रेटिनॉल, ठीक है, याद रखिएगा। जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम जल का संवहन करता है, ठीक है। यहाँ पर और भी देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और फ्लोएम जो है यह भोज्य पदार्थों का खाद्य उत्पाद का संवहन करता है, कौन? फ्लोएम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? अच्छा, एक कान में 3 हड्डी होती है और दूसरे कान में 3 हड्डी होती है, यानी कि टोटल 6 हड्डी दोनों कान मिलकर के होती है। ये 3 हड्डी एक कान में पाई जाती है और दूसरे कान में, इनमें से एक इनकस होता है, एक मैलियस होता है और एक स्टेप्स होता है। ये एक एक हड्डी पाई जाती है एक कान में, और फिर एक एक हड्डी ये दूसरे कान में पाई जाती है, यानी कि 3 6 हड्डी पाई जाती है। हैमट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की। फीमर सबसे लंबी हड्डी है, आपको पता है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट जो है नहीं पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें से जो है पालक में नहीं पाया जाता है, ठीक है, पालक में नहीं पाया जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह तत्व जो है ये ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरन के लिए आवश्यकता किसकी नहीं होती है? तो अंकुरन के लिए पानी, हवा और ताप की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आपने अंकुरित किया भी होगा चने वगैरह घर में, ठीक है। लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है वृद्धि और कायांतरण दोनों कहलाती है, ठीक है। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है यह क्या है? तो यह एक परजीवी है, ठीक है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वसीय पदार्थ ज़्यादा खाइएगा तो मोटा हो जाइएगा, मोटापा हो जाएगा। प्रकाश
पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। 95 नंबर है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी, अंग्रेजी में भी लिखा गया है, के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये फर्मेंटेशन कहलाता है भाई, इसको किण्वन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 29। ठीक है, चलिए ऑप्शन के हिसाब से पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक ये वायरस से होते हैं, ये वायरस के कारण होते हैं, ये रोग विषाणु के कारण होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह किया जाता है विकृति जनित बीमारी के लिए। ठीक है, देखिए 100 प्रश्न मैंने आपको करा दिया, 100 ही प्रश्न दिया गया है इसमें, तो सारे के सारे बायोलॉजी का प्रश्न हमारा कवर हो गया। फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने करा दिया है आपको, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन